Hello, Ted. Good evening, sir. Good evening, dear. How are you? Good, sir. So, beta, have to you ask some question? नहीं सर, अभी नहीं है। वो जो हम पीडीएफ कर रहे थे टेस्ट 1 वाला, हाँ. उसके अंदर भी वही कर लेते हैं। बिकॉज आई वाज रिव्यूइंग इट और उसमें को थोड़े एक दो क्वेश्चनेबल लग रहे थे कि मुझसे हो ना पाए मे बी। ऑल राइट. तो आप बता सकते हैं हमको कौन से क्वेश्चन है वो? सर केस स्टडी में था, एक मिनट में खोल लेती हूँ। हाँ, केस स्टडी हम स्टार्ट किए थे कोई कि नहीं कर यस पाए सर, थे. स्टार्ट करी थी सर। एक सेकंड देख लेते हैं. बेटा एक बार हाय तो लिख दो हमको, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ गए हैं तो आपको मिल नहीं रहा है जिसपे हमने सेंड किया है. ओके बेटा, थैंक यू. सो फर्स्ट वाला है ना पेपर? यस सर। सर उसका एक बार लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, लास्ट केस स्टडी. नहीं, पर उससे पहले हम जो ऑर्डर में चल रहे थे 36 का मैं लास्ट पार्ट करना था, फिर मतलब उसी ऑर्डर में चल लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो. 36 का लास्ट पार्ट रह गया था तो उसको देख लेते हैं. वो प्रोबेबिलिटी का पेपर था ना, कुछ केस स्टडी. यस सर। ऑल राइट बेटे, तो देख लेते हैं उसको, क्या है उसका लास्ट पार्ट. तो इसका थर्ड वाला हमने किया था. थर्ड का एक किया था, उसका आर वाला बचा हुआ है. ठीक है. यस सर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट ग्रेड ए एट लीस्ट वन सब्जेक्ट. एट लीस्ट वन सब्जेक्ट मीन्स 3 में से कुछ एक में भी एक, नहीं नहीं दो नहीं, या तीन। एटलीस्ट वन, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा दो या तीनों. ठीक है. तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन के लिए नो को वन से माइनस कर देते हैं. ऐसा कुछ किया जा सकता है. या फिर एटलीस्ट में क्या आएगा, ए में मिले, बी और सी में ना मिले. ए में उसको ग्रेड ए मिले, और मतलब कि ए बी सी लिख रहा हूँ, फिजिक्स मैथ में मिले, पीसीएम लिखना है हमको. तो जैसे उसको मैथ में ग्रेड ए मिला, ठीक है, सी ऑप्टेन ग्रेड ए इन मैथ, फिजिक्स में नहीं मिला, केमिस्ट्री में नहीं मिला. ऑल राइट. एंड प्लस दूसरा क्या हो सकता है कि दो में मिले, एटलीस्ट वन पूछा है, तो इसके तो 3 बन जाएंगे बेटे, तो इसमें तो बड़ा लंबी चला जाएगा. तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 9 का निकाल करके उसको 1 से माइनस कर देंगे, तो एटलीस्ट 1 का निकल आएगा. इसमें क्या किया एक मिनट देख लेते हैं हम. वेट अ मोमेंट. इसके आर में एटलीस्ट वन, तीनों का वही किया, अलग अलग निकाला है. मैथ में मिला है, फिर फिजिक्स में मिला है, फिर केमिस्ट्री में मिला है, एक एक में मिला है और बाकी में नहीं मिला है. ठीक है. तो नेक्स्ट टाइम मैथ और फिजिक्स में उसको ग्रेड ए मिलेगा और केमिस्ट्री में नहीं मिलेगा. ठीक है. प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ में नहीं मिल रहा है उसको और फिजिक्स में नहीं मिल रहा है ग्रेड ए, और केमिस्ट्री में मिल रहा है. ठीक है, यही किया है. ऑल राइट बेटे, तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं. मैथ का कितना था, 0.2 था, और फिजिक्स का कितना था, 0.3 था मिलने का. तो ना मिलने का कितना हो गया, 0.7,
और केमिस्ट्री में 50-50 था, तो 0.5 और प्लस 0. सॉरी मैथ में मिल रहा है ना, तो यहाँ पे 0.2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.8 फिजिक्स में मिल रहा था, 0.3 इंटू केमिस्ट्री में नहीं मिल रहा, केमिस्ट्री का 50-50 है, ठीक है, प्लस 0.8 इंटू 0.7 इंटू 0.5। तो इन सब का सम कितना आ जाएगा देख लो बेटे कैलकुलेशन करके। तो 0.07 और इसमें कितना आएगा 40, 4 3 12, 0.12 और इसमें कितना आएगा 40, 28, 7 4 28, 0.28। तो सबका सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 7 2 9 9 9 8 17 और 2 1 3 1 4 0.47। Is this? हाँ करेक्ट बेटे, ठीक है। ग्रेड ई इन वन सब्जेक्ट, एटलीस्ट यूज किया है कि वन सब्जेक्ट ही बोला है, क्वेश्चन में क्या है। एटलीस्ट वन सब्जेक्ट बोला है और उसमें निकाला है। सर ये तो वन सब्जेक्ट का ही हुआ ना, एटलीस्ट वन थोड़ी ना हो गया। हाँ एटलीस्ट वन का तो नहीं हमें लग रहा है, ये तो वन सब्जेक्ट का है। और इसी तरह 2 सब्जेक्ट का निकलेगा, फिर 3 सब्जेक्ट का निकलेगा। एटलीस्ट में कम से कम एक में एक ग्रेड ए मिलना चाहिए उसको, एटलीस्ट के लिए वो नहीं निकाला है सोल्यूशन में। तो एटलीस्ट में क्या करेंगे, 1 का निकाल चुके हैं, अब 2 का देख लो। मैथ फिजिक्स में मिल रहा है, केमिस्ट्री में नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, मैथ में नहीं मिला, फिजिक्स केमिस्ट्री में मिल गया, ठीक है, 2 में। और प्लस मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, तो अब की बार किसमें नहीं मिलने का चांस है, फिजिक्स में नहीं मिलेगा, मैथ और केमिस्ट्री में मिल जाएगा, फिजिक्स में नहीं मिलेगा। देखिए 1 से ज्यादा आएगा तो इग्नोर करेंगे, अदरवाइज फिर कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसको ट्रायल कर लेंगे हमको। 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.5 प्लस इसका कितना आ जाएगा 0.8 इंटू 0.3 इंटू 0.5 और प्लस इसका कितना आ जाएगा 0.8। ये मैथ, अच्छा मैथ में मिला 0.2 इंटू 0.7, फिजिक्स में नहीं मिल रहा है, इंटू 0.5। तो इसका सम कितना आ गया बेटे 5 2 10, 0.03 एंड प्लस 4 3 12, 0.12 एंड प्लस 10 7, 0.07। सो 731 2.2 आ गया इसका 0.22। ओके करेक्ट है कैलकुलेशन। और ऑल 3 का कितना आएगा, तीनों में ग्रेड ए मिल जाए। एटलीस्ट में तो यही होना चाहिए बेटा कि किसी एक में मिले, फिर 2 में मिले, फिर तीनों में मिले। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक में मिले, उससे ज्यादा में मिलेगा तो चलेगा। तो इसका कितना आएगा 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.5। सो 5 2 10, 0.03। अब तीनों का सम देख लो, 4 7 का और 0.03 का और 0.22, 1 से तो लेस ही रहेगा। 0.47 प्लस 0.22 और 0. प्लस 0. कितना आएगा 0.3। हमें लग रहा है उसमें सोल्यूशन में गड़बड़ किया है। ऑलराइट बेटे,
तो एटलीस्ट वर्ड यहाँ यूज किया है और सोल्यूशन की जगह पे एटलीस्ट वर्ड नहीं यूज किया। समझ में आ रहा है आपको? तो सर आप एक और तरीका भी तो बोल रहे थे ना कि इन ऑल सब्जेक्ट्स 1 एंड हाँ, then एक सब्जेक्ट। उससे वेरीफाई हम कर लेंगे इस सोल्यूशन को। तो ये 3.2 आ गया और 42617 0.72। तो पहले हम क्या करेंगे, 9 का निकाल लो, 9 सब्जेक्ट में ग्रेड 1 का, ठीक है। तो उसके बाद फिर 1 माइनस कर देंगे, तो 9 सब्जेक्ट का ग्रेड 1 कितना आ जाएगा, ग्रेड ए। ना तो फिजिक्स मैथ में मिले उसको ग्रेड ए, ना ही फिजिक्स में मिले, ना ही केमिस्ट्री में मिले, किसी में ना मिले। अगर दोनों का सेम आता तो सही है, नहीं अदरवाइज कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो इसको मैं चेक करके बताऊंगा बेटे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 0.8 इंटू 0.7 इंटू 0.5। सो ये 4 से बन जाए 28, 0.28। हाँ आ जाएगा, 1 माइनस 1.00 माइनस, करेक्ट है। तो सही है बेटे, एटलीस्ट का हमारा अप्रोच सही है, तो इससे जल्दी निकल आ रहा है, ठीक है। उसमें हमें उतना लेंदी करना पड़ता है, पहले 1 1 का निकालो, फिर 2 2 का निकालो, फिर तीनों का निकालो, फिर तीनों को ऐड करो, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं करने को। एटलीस्ट का पूछे तो 9 का निकाल के 1 माइनस कर दो, ठीक है। तो इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 0.72 आ रहा है, जो कि सेम आ रहा है। ऑलराइट बेटे, क्लियर हुआ है? यस सर, हो गया। फाइनल आंसर में उसने नहीं लिखा एटलीस्ट, 1 सब्जेक्ट का ही लिखा, जबकि क्वेश्चन में हमसे एटलीस्ट 1 का पूछा है, ठीक है। यस सर। तो एटलीस्ट के लिए हमें यही करना होगा कि पहले 9 का निकाल लो, 9 को निकालने के बाद 1 से माइनस कर दो, या तो फिर जो प्रीवियस 1 इस स्लाइड पे हमने किया है, पहले 1 1 का निकालो, फिर 2 2 का निकालो, फिर ऑल 3 का निकाल लो, और फिर तीनों को ऐड करो। तो जो आपको कन्वीनियंट लगे, फिलहाल ये इजी है, ठीक है। दूसरे केस स्टडी पे आ जाए हम बेटे। यस सर। तो दूसरा केस स्टडी वेक्टर से है बेटे, ठीक है। इसके पहले हमने सीबीएसई का सैंपल पेपर रिलीज किया है, तो उसमें जो चैप्टर केस स्टडी में होंगे, ऑलमोस्ट सीबीएसई क्या करता है, जो केस स्टडी अपने सैंपल पेपर में देता है वही चैप्टर बोर्ड में पूछता है, और आपके एग्जाम में भी वही चैप्टर आए हैं। तो पहला तो प्रोबेबिलिटी हो गया, दूसरा वेक्टर है, तीसरा शायद कैलकुलस होगा, देखेंगे हम। पहले दूसरा कर लेते हैं। टीम PQR went to playing a tug of war। टग ऑफ वार गेम मालूम है आपको? इसका Yes, सेंस, एक रोप लेकर के 2 टीम होती है, वो दोनों को खींचती है, तो जो जीत जाता है, जिसकी तरफ रोप चला जाता है ज्यादा, वो जीत जाती है, ठीक है। तो ये टग ऑफ वार कहलाता है गेम। और तो PQR went to playing tug of war। Team PQR have attached to a rope to a metal ring, okay, and each trying to pull the ring into their own area, okay। 3 टीमें हैं PQR, और ये यहाँ पर एक मेटल रिंग है जिसको यूज किया जा रहा है टग ऑफ के टाइम पर, ठीक है। ये एक मेटल रिंग है और यहाँ पर टीमें हैं PQR, ठीक। ये थोड़ा हम बड़ा बना दे रहे हैं, ये P इधर लग रहा है, Q इधर लग रहा है, R इधर लग रहा है, ठीक है, ओके। तो P इस डायरेक्शन में है, Q का डायरेक्शन इधर है आउटसाइड, ये अपनी तरफ ड्रा करेगा, पुल करेगा, और ये R का है, क्लियर, ओके। नाउ इनके वेक्टर दिए गए हैं इन ओन एरियाज, term team areas when in the given picture below figure, okay। The term pulls
बाय द फोर्स। पी का फोर्स कितना है बेटा? F1, वेक्टर F1 ये गिवन है 4I + 0J किलो न्यूटन। यू नो फोर्स की यूनिट बेटा न्यूटन होती है, हम बेसिक साइंस में पढ़ रखते हैं, ठीक है। एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, टीम क्यू F2 फोर्स से उसको पुल करती है बेटे, जिसकी वैल्यू कितना गिवन है? -2I + 4J किलो न्यूटन। ओके, एंड आर का क्या है? वेक्टर सी। वेक्टर सी क्या है? -3I - 3J, -3I - 3J। ऑलराइट, अब इसमें क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो इंफॉर्मेशन होगी बेटे, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है वो बताना है। आई होप वेरी इजी क्वेश्चन है इसमें। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टीम कंबाइंड फोर्सेस? तो तीनों वेक्टर को ऐड कर लो, वेक्टर सम है, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। यही करना होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल थ्री फोर्स F1 + F2, F1 + F2 + F3। वेक्टर सम में कोई दिक्कत है नहीं, कोई ट्रायंगल वगैरह लेना नहीं है, डायरेक्शन का कुछ पड़ेगा, वेक्टर सम में कुछ नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वो स्केलर कंपोनेंट रहता है तो उसमें हम देखते हैं, और इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। चलो करके देखो इसको एक बार, फिर आंसर मैच करते हैं। ये कितना आ जाएगा? -3 - 2 5 और 1 4I, तो -I आ गया, ठीक। जे कंपोनेंट को ऐड करोगे तो वहां पे J 0 है, यहाँ पे 4 है, वहां पे -3 है, इस बार +J आ गया। तो नेट फोर्स ये लग रहा है, ठीक। अब इसी का मैग्नीट्यूड निकाल दो तो √2 यूनिट आ जाएगा बेटे। इसी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? √2 यूनिट की जगह क्या लिखना अपने को? किलो न्यूटन लिखना। चेक कर लो एक बार आंसर बेटे कि करेक्ट है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टीम कंबाइंड फोर्स? 1 मास के लिए है, तो तीनों वेक्टर को ऐड करके क्या करना है हमको? मैग्नीट्यूड निकालना है। कहाँ गया केस हिस्ट्री? लास्ट प्रोबेबिलिटी आया, हाँ यह करेक्ट है, ठीक है बेटे, समझ में आया। और वेक्टर सम के लिए जब भी IJ K कैप रहते हैं इसके वेक्टर कंपोनेंट, तब कोई डायरेक्शन के लिए वरी नहीं करना है, वो ऑलरेडी अपने अपने डायरेक्शन में है, तो उनको नॉर्मली वेक्टर के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऐड करने होते हैं, ठीक है बेटे। वेक्टर एडिशन यही कहता है, जब उनके स्केलर मैग्नीट्यूड होते हैं तब उनको अलग तरीके से ऐड किया जाता है, ठीक है। बट जब वेक्टर कंपोनेंट दिए हैं तो उनको डायरेक्टली ऐड कर लिया जाता है, ठीक। तो इसका सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला समझ में आ गया? यस सर, आ गया। बार ड्रैग करना पड़ता है ना। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? कैन यू रीड? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टीम बी। वेरी इजी है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो। टीम बी क्यों पर है, ठीक है। इसने टीम बी दिया, टीम क्यों देना चाहिए था, ठीक है। टीम पी क्यों आ रहा है, तो क्यू का मैग्नीट्यूड निकाल दो। क्यू का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? क्वेश्चन भी पढ़ांग देते हैं। क्यू का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा? √4 + 16 √20। ओके, किलो न्यूटन लिखना मत भूलिएगा बेटे, क्योंकि यूनिट ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक है। और इसका थर्ड क्या है? विच टीम विल विन? तो तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल के कंपेयर कर दो, जिसका फोर्स सबसे ज्यादा होगा वो जीत जाएगा।
सी का मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब आर का, ये F3 था ना, हाँ, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आर का, F3 का, F3 का कितना आएगा, √18 आएगा। यस सर। 3√2 में √18, रूट में सारे रखो ताकि कंपेरिजन इजी रहे, और इसका कितना आएगा √16। तो आप देख पा रहे हैं कौन विन कर सकता है। किलो न्यूटन सब पे लिख लेता हूं मैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो कौन विन करेगा गेम को, क्यों की टीम क्यों विल विन, समझ में आया। यस सर। चेक करके एक बार देख लो आंसर में क्यों ही है कि दूसरा कुछ है, वेरीफाई कर लो आंसर को। सब क्यों ही है। हाँ क्यों ही है, ऑल राइट। तो इसका थर्ड का आर वाला क्या है, इसको भी देख लेते हैं। इजी रहता है केस स्टडी यार, इतना डिफिकल्ट केस स्टडी नहीं होती, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होना चाहिए चैप्टर का बस। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इन व्हाट डायरेक्शन रिंग गेटिंग पुल, तो जिसका सबसे ज्यादा फोर्स उसी के डायरेक्शन में जाएगा रिंग। कौन जीत रहा है गेम को, विन कौन कर रहा है, क्यों विन कर रहा, तो रिंग किस डायरेक्शन में है, क्यों की डायरेक्शन में आएगी, टीम क्यों लिख दो, बस हो गया खत्म। समझ में आ गया केस स्टडी। सर ये तो कुछ और है सर। आंसर में क्या दिया है, हमें लग रहा सर है फिर कुछ कंबाइंड तो फोर्स का tan इनवर्स निकाला है कुछ तो। अच्छा, एक मिनट हम चेक करके बताते हैं किस डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा एग्जैक्ट क्यू की तरफ नहीं जाएगा, मतलब क्यू विन जरूर है, उससे थोड़ा डेविएटेड रहेगा, ठीक है, हम देखते हैं तो बताते हैं। ये निकाला है ना वेक्टर, नेट वेक्टर कितना आया था, नेट वेक्टर जो आया था क्यू की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। नेट वेक्टर कितना आया था, तीनों का सम F1 प्लस F2 प्लस F3, उससे निकलेगा F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है। तो ये कितना आया था, ये आया था -i प्लस j, यही आया था ना। तो Yes. ये तो दो ही एक्सिस है i और j का, ठीक है, कोऑर्डिनेट हमको क्लियर है बेटे। ये x एक्सिस z वाला एक्सिस है ही नहीं है, और ये y एक्सिस j कंपोनेंट, तो इसमें -i एंड j, -i 1 यूनिट यहाँ आ जाओ और 1 यूनिट यहाँ आ जाओ, दोनों के इंटरसेक्शन पे आ जाएगा। अब ये एंगल निकाल दो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इसमें tan tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये जो tan tan थीटा इक्वल टू आएगा, क्या होता है कंपोनेंट इसका, अगर हम निकालेंगे ये एंगल, तो ये वाला एंगल जो आएगा उससे 180 माइनस कर लेंगे हम। तो इसको निकालने के लिए -1/1, y डायरेक्शन में 1 है तो y/1, तो -π/4 आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू -1 आ रहा ऑलरेडी, तो निगेटिव साइन ऑलरेडी ग्रेटर एंगल को है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3π/4, यही है, करेक्ट है। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -1, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। सर ये तो समझ वैसे तो ये, नहीं, हाँ बेटे, सर ये समझ नहीं आया। एक मिनट फिर से देखो इसको, देखो रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या आ गया था, -i प्लस j, ठीक है, दो ही एक्सिस है x और y, ठीक है। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो -1 है, ये पॉइंट कहाँ आएगा, यहां कहीं आएगा, -1 and 1, ऑल राइट। तो हमको कौन सा एंगल बताना है, ये वाला एंगल बताना है बेटे, यस सर। ठीक है। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करें हम, यहां का ये वाला एंगल निकाल लें जो डबल मार्क में किया है मैंने,
और ना प्लस 90 कर दें, ठीक है, क्या कर दें, प्लस 90। अगर इसको थीटा मानो तो कोई जरूरी नहीं tan से करो, हम साइन से कर सकते हैं, हम कास से कर सकते हैं। इसका डायरेक्शन कोसाइन देख लो ना यार, और मैग्नीट्यूड कितना आया था, मैग्नीट्यूड √2 आया था, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस से कितना आएगा, एक्स एक्सिस से डायरेक्शन कोसाइन कितना आएगा, कॉस अल्फा, यही अल्फा है एक्स एक्सिस से, तो कॉस अल्फा कितना आएगा, -1/√2, यही होता है डायरेक्शन कोसाइन ना, A/mod A। यस सर। हाँ, तो अब ये कास कितने की वैल्यू है बताओ, अल्फा इक्वल टू कास इनवर्स, उसने tan से निकाला, लेकिन कोई कंपलसरी थोड़ी कि हम tan से निकाले। ये आ जाता है हमारा -π/2 माइनस कास, ये 2 है, कास इनवर्स 1/√2, ठीक है। अब ये आ जाएगा पाई माइनस π/4, तो ये अगेन 3π/4 हो गया, ठीक है बेटे। तो एक तरीका ये हो गया, यस सर। और एक्स एक्सिस का निकालोगे तो एक्स एक्सिस का भी निकल आएगा, वाई एक्सिस का π/4 आ जाएगा। देखो वाई एक्सिस का निकालोगे cos बीटा, तो cos बीटा का डायरेक्शन कितना आएगा, +1/√2, और ये 45 डिग्री हो गया। तो ये जो डबल मार्क में हमने यहाँ बीच का एंगल लिया है, वाई एक्सिस और ये वेक्टर के बीच में एंगल जो लिया है, यहाँ जहाँ एरो डाल रहा हूं मैं, अलग कलर से मैं कर दे रहा हूं ताकि विजुअल हो, तो ये वाला जहां पे रेड कलर है एरो, ये एंगल π/4 आ गया, उसमें 90 ऐड कर दो। तो बहुत सारे तरीके हैं समझने के लिए, ये 4 आ गया और ये 3π/4 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसका मतलब है कि हम एक्स एक्सिस से एंगल बता पाए, ठीक है, रिजल्टेंट का। और ये जो पी है, पी जो पुल कर रहा है, पी वाली टीम, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंसीडर कर ली गई है, क्योंकि उसका एक ही कंपोनेंट है आई, देख रहे हो 4i, वाई का 0 हो गया ना, वाई का 0j हो गया, तो वाई कंपोनेंट पे है ही नहीं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया, यस तो ये डायरेक्शन क्लियर हो गया। यस सर। डायरेक्शन निकालने के 3-4 तरीके हैं, 2-3 तरीके, एक तो tan इनवर्स करके निकाल दो, तो यहाँ का एंगल मिल गया आपको, ठीक है। और दूसरा है कि हम एक्स एक्सिस से cos अल्फा निकाल लो, डायरेक्शन कोसाइन डिसीज, तो उससे भी 3π/4 मिल जा रहा, पूरा एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन, क्लॉकवाइज नेगेटिव डायरेक्शन होता है, तो क्लॉकवाइज नहीं मेजर कर रहा। तीसरा तरीका यह है कि वाई एक्सिस का डिसीज निकाल लो, वाई एक्सिस का डिसीज निकल गया, उससे हम डायरेक्शन एंगल निकाल लेंगे, जो कि क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा, और उसमें हम एक्स एक्सिस से बताने के लिए फुल एंगल, उसमें क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, उसमें 90 डिग्री और ऐड कर देंगे π/2 π/4 में, तो 3π/4, तीनों सिचुएशन में आंसर सेम आ रहा है। क्लियर हो चुका है केस स्टडी, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी रखना पड़ता है, ठीक है। और कभी भी ऐसा दिखता है तो एक्सिस वगैरह कोऑर्डिनेट का यूज कर लिया करो, ठीक है, गिव अप नहीं करना है, ठीक। यस सर। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है ये सब। चलिए थर्ड केस स्टडी देख लेते हैं हम। थर्ड केस स्टडी कैलकुलस से ही रिलेटेड होगी। इसमें क्या दिया है, मिसेज माया इज द ओनर ऑफ हाई राइज रेजिडेंशियल सोसाइटी, ओके, मतलब उनका फ्लैट का बिजनेस है, वो फ्लैट बेचती खरीदती हैं, वो ओनर है उसकी सोसाइटी की। हैविंग 50 अपार्टमेंट, कितने अपार्टमेंट है उनके पास, 50 अपार्टमेंट्स हैं। व्हेन ही
व्हेन मिस्टर लिखा है, मिस्टर माया, व्हेन ही सेट रेंट एट 10,000 per month, okay, all apartment acquired, okay, if he increased by 250 rupees per month, one fewer apartment is rented. इसका मतलब क्या हुआ इस सेंटेंस का लास्ट वाला जो बोल रहा है, वन फ्यूअर अपार्टमेंट इज रेंटेड, इस सेंटेंस की मीनिंग हमको एक्सप्लेन कर पाओगे आप? सारा कुछ इसी में है। सर एक बार रीड कर रहे हैं, ठीक है? हाँ रीड कर लो, उसके बाद इसका मीनिंग एक्सट्रैक्ट करके हमको बताओ। द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ईच ऑक्यूपाइड यूनिट इज 5,000। जैसे पहले जब 10,000 पर मंथ था तो उस पे 50 के 50 अपार्टमेंट्स रेंट हो गए थे, लेकिन हाँ। अब 10,000 एंड 250 रुपीज है तो 49 हुए हैं, एक अपार्टमेंट नहीं रेंट हुआ है। अच्छा, वन फ्यूअर अपार्टमेंट रेंटेड मतलब एक कम हुआ, 49, ओके ऑल राइट। वन फ्यूअर अपार्टमेंट इज रेंटेड मतलब एक कम रेंट पे गया। हाँ समझ में आया, एक्सट्रैक्ट कर पाए हम भी, ठीक है। द मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर ईच ऑक्यूपाइड यूनिट इज 500 रुपीज पर मंथ, ओके ऑल राइट, नो इश्यू। अब क्वेश्चन पे आओ, इसमें दे दो इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट, इफ P is the price per apartment and N is the number of rented apartment, okay, then find the profit, मतलब फंक्शन बनाने की बात कर रहा है। P को प्राइस कर दिया, ठीक है, और N को रेंटेड अपार्टमेंट कर दिया, ठीक। तो फाइंड द प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? पहले तो उसका जो यूजुअल है वो देख लो, उसका कितना है, ये 50 अपार्टमेंट 10,000, तो कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा रेंट टोटल अमाउंट, 50 इंटू 10,000 तो 500,000, हाँ ठीक है, 5 लाख हो जाएगा, 500,000, एक जीरो ज्यादा आ गया, हाँ सही है, मतलब एक कामा भी गलत जगह पे लगा है हमारा, 2 जीरो के बाद कामा लगेगा, अब 5 लाख हो गया, ठीक है। ये टोटल उसका रेंट आना चाहिए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर P अपार्टमेंट उसके रेंट पे गए हैं और N उसका प्राइस है, तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए? मेंटेनेंस चार्ज कितना है बेटा उसका? मेंटेनेंस चार्ज 500 रुपीज पर अपार्टमेंट है, तो कितने अपार्टमेंट रेंट पे गए हैं? P is the price of the apartment rent. If P is the rent price per apartment and N is the number of, तो माइनस 500 N कर दो, तो इस क्या हो जाएगा, P माइनस 500 इंटू N, मेंटेनेंस चार्ज घटा के ये प्रॉफिट फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? प्रॉफिट फंक्शन ये हो जाएगा। आंसर चेक कर लो एक एक करके, गिवन है या नहीं? नहीं होता तो कुछ दूसरा सोचते हैं। हाँ करेक्ट बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं सर नहीं आया ये, नहीं आया। देखो P अपार्टमेंट वो रेंट पे उठा रहा है, P1000 पर अपार्टमेंट, P1000 पर अपार्टमेंट, हाँ वो प्राइस है,
और उसके यन अपार्टमेंट रेंट पे गए, एन नंबर ऑफ अपार्टमेंट है जो रेंट पे, मान लो कि उसने 8,000 की, तो मान लो ऐसे कि 15,000 पे उसने रेंट पे दिया, तो उसके 40 अपार्टमेंट उठे, 10 नहीं उठे रेंट पे। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये आपका हो गया 15,000 और ये हो गया 40, समझ में आया? और इसका मेंटेनेंस चार्ज ये 40 इंटू जो ये 40 इंटू 500 जो मेंटेनेंस चार्ज। प्रॉफिट में क्या है, प्रॉफिट में जो पैसा हम खर्च करेंगे वो तो माइनस करेंगे ना, हमने कमाया कितना, वी हैव अर्न 50 इंटू 40, हमने मेंटेनेंस में कितना खर्च किया, 40 इंटू 500 एक अपार्टमेंट का खर्च आता है मेंटेनेंस। ठीक है, अभी समझ में आया? यस सर, आ गया। तो ये हम एक्स्ट्रा चीजें इरेज कर दे रहे हैं, केवल फंक्शन लिख रहे हैं बस। ठीक है, पहला पार्ट क्लियर हो गया। यस, प्रॉफिट, प्रॉफिट का फंक्शन क्या आ गया, P माइनस 500 इंटू एन। ठीक है, यस सर। ये कैसे निकला है, ये निकाला गया है एन की, जो कि टोटल उसकी इनकम हो गई, और माइनस 500 इंटू एन जो कि उसका एक्सपेंस हुआ मेंटेनेंस के लिए। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ऑल राइट, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है वो रीड कर दो। इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, इफ एक्स अपार्टमेंट, if X represent the number of apartment which are not rented, then the profit function is, अब लो, आपकी क्या दे दिया, नॉट रेंटेड, तो क्या करना है, बहुत इजी है बेटा, उसके पास 50 अपार्टमेंट है टोटल, 50 माइनस एक्स इंटू पी कर दो। भाई उनसे तो पैसा नहीं आएगा ना। अब ये 50 टोटल अपार्टमेंट, उसके पास टोटल अपार्टमेंट कितने हैं, 50 है, और 50 में से एक एक्स रेंट पे नहीं गए, तो रेंट पे कितने गए, एक्स रेंट पे नहीं गए हैं, तो 50 माइनस एक्स रेंट पे गए हैं, और इनटू कास्ट कितना है, पी है। ठीक है, ये तो हो गया उसकी इनकम, प्रॉफिट, इनकम, और प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, 50 माइनस एक्स इंटू 500। भाई जितने रेंट पे गए उन्हीं का तो मेंटेनेंस कराएंगे, जो रेंट पे नहीं गए हैं उनको मेंटेनेंस नहीं करा रहे हैं हम, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 50p माइनस एक्सपी एंड माइनस ये कितना आएगा, 25,000 और माइनस माइनस 500x, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 500x माइनस एक्सपी, ठीक है, एंड प्लस 50p एंड माइनस 25,000। गॉट इट? ये नया प्रॉफिट फंक्शन सेकेंड पार्ट के लिए होगा। सेकेंड पार्ट यहां से स्टार्ट किए हैं, चेक करो पहले आंसर, फिर उसके बाद देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो, समझ में आया तो अच्छी बात, आ गया सर समझ। तो आंसर वेरीफाई कर लो, इसमें कुछ नहीं देखना है, बस देखना है, अभी तो डिफरेंशिएशन का यूज ही नहीं किया, अभी तो कॉमन सेंस का केवल प्रॉफिट लॉस देख रहा था। ठीक है, सेकेंड पार्ट का, सेकेंड पार्ट के लिए क्या किया है इसने, वेट करो, इसने लेट आर बी द रेंट प्राइस,
इसने कुछ तो कंसीडर किया, इसने आर कंसीडर किया, हमने पी कंसीडर कर लिया। तो इसने क्या किया है, अच्छा वो 10,000 क्या किया, एक मिनट रुक जाओ। लेट आर बी द रेंट प्राइस per apartment and n be the number of apartment rented. Now x be the, इसमें क्या चीज सब्स्टिट्यूट कर दिया था, now x be the number of non rented apartment, नॉन रेंटेड के लिए 50 माइनस एक्स हो गया, nx इक्वल टू 50 माइनस एक्स। अच्छा वो वैल्यू रखा है, और एक्स पी एक्स के लिए आर एक्स के लिए क्या किया है, 10,000 प्लस 250, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन बोला नहीं था उस पर। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो थोड़ा अच्छे से। बोलो ताकि चलिए, जब कुछ उसमें एक्स्ट्रा नहीं दिया है तो हम उसी से लेके चलेंगे जो उसने हमें दे रखा है, ठीक है। तो ये 10,000 उसका बेस प्राइस है, ठीक है। और अपार्टमेंट रेंट पे कब नहीं जाते हैं, जब वो 250 बढ़ा देती है रेट, तब 250 रुपीज बढ़ा देती है रेट, तब उसके अपार्टमेंट रेंट पे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो कितने अपार्टमेंट रेंट पे नहीं गए हैं, एक्स अपार्टमेंट रेंट पे नहीं गए हैं, नॉट रेंटेड, नॉट रेंटेड। ओके, ये बात क्लियर हुई, पहले ये बताओ हमको। देखिए 10,000 पे ऑल अपार्टमेंट रेंटेड है, yes. ओके। और अगर वो रेट बढ़ा देती है 250 से, तो कुछ अपार्टमेंट उसके रेंटेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो ना रेंटेड कि वन फ्यूअर अपार्टमेंट, हाँ, तो वन फीवर तो बिगनिंग में बोला था, लेकिन अभी क्वेश्चन में एक्स अपार्टमेंट मान लिया है, तो हम उसको एक्स से ही लेके चलेंगे, ठीक है। ठीक है। वन फीवर की एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो सकती है वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। वन फीवर का मतलब एक लेस देन है, या फिर फीवर वर्ड लगा है ना, वन अपार्टमेंट लेस और वन फीवर से, उससे क्या करना है तो इसमें जो हमारा है कि अभी रेंटेड अपार्टमेंट कितने हो गए, टोटल अपार्टमेंट कितने हैं, टोटल 50 अपार्टमेंट है उसके पास, 50 अपार्टमेंट है, ठीक है। तो रेंटेड कितने हुए अपार्टमेंट, तो रेंटेड कितने हुए, रेंटेड 50 माइनस एक्स हो गए, ठीक है। अब ये 50 माइनस एक्स का प्राइस कितना हो रहा है, ये जो इंक्रीज रेट क्वेश्चन के साथ क्लियर नहीं किया है, लेकिन गिवन डाटा में है, तो हमको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, कि किस सिचुएशन पे उसका अपार्टमेंट रेंट नहीं उठ रहा था रेंट पे, तो वो 250 इंक्रीज कर रही थी तब, तो वही उतना इंक्रीज करेगी, उससे ज्यादा नहीं इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो इसमें कितना आ जाएगा, एक्स अपार्टमेंट उसके रेंट पे नहीं गए हैं, ठीक है, 50 माइनस तो एक्स अपार्टमेंट में जब रेंट पे ही नहीं गए हैं, तो कितने अपार्टमेंट रेंट पे गए, उसके 50 माइनस एक्स अपार्टमेंट रेंट पे चले गए, और टोटल प्राइस कितना हो गया उसका 10,000। टोटल आना कितना था उसको 250x, 250x क्यों ले रहा है, x माइनस 50 यहां भी लेना चाहिए था, 10,000 प्लस 250x माइनस 500 तो उसके लिए ले रहा है, मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। मेरे ख्याल से ऐसा है
जब वो 250 एक बार बढ़ाएगी तो उसका एक बंदा जाएगा, लेकिन एज मल्टीपल्स ऑफ 250, लेकिन अगर वो 500 रुपए रेंट बढ़ाएगी तो उसके 2 लोग चले जाएंगे। अगर वो 750 बढ़ाएगी तो उसके 3 लोग चले जाएंगे। अच्छा अच्छा जितना अच्छा टाइम अच्छा। उतने ही लोग जाएंगे। आई थिंक दिस इज व्हाट इट हाँ, रेफर्स टू। ओके 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 ओके, वन फीवर है मतलब कि एक बार 250 बढ़ाया मतलब 500 बढ़ाया तो दो अपार्टमेंट नहीं। करेक्ट करेक्ट, अब ये समझ में आया मीनिंग हमको। ठीक है, तो अभी क्लियर हो गया आपको भी। यस सर। तो ये जो अब ये 500 माइनस करने का मतलब समझ रहे हैं, ये मेंटेनेंस है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट फंक्शन बन रहा है आपका। प्रॉफिट फंक्शन कितना आ गया, ये 500 माइनस कर देंगे तो 950 प्लस 9500 प्लस 250 है। अगर 250 इसमें कॉमन है तो कॉमन निकाल लो, तो ताकि हमारा डिफरेंशिएशन इजी हो जाए। 9500 में से 250 निकालेंगे कितना बचे? नहीं मत निकालो, इच्छा नहीं है तो। ठीक है, निकल जा रहा है तो 38 बच रहा है। ठीक है, तो निकाल ही लो। 250 डिफरेंशिएशन में इजी हो जाएगा। और ये 50 माइनस एक्स और इंटू 38 प्लस एक्स, ये आप चेक कर लीजिएगा। 250 इंटू 38, ये आ रहा है 9500 आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब ये तो सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, ये फंक्शन आप प्रॉफिट हो गया। ठीक है, प्रॉफिट फंक्शन कह लो, पी फॉर प्रॉफिट, और इसका फंक्शन बन गया। ठीक है, समझ में आई सारी बातें बेटे? यस सर, आ गया। अब नेक्स्ट क्या पूछना चाह रहा है इसमें, थर्ड पार्ट में, वो देखते हैं। सेकेंड पार्ट हो गया, एक्स रिप्रेजेंट द प्रॉफिट नंबर ऑफ नॉट रेंटेड अपार्टमेंट, देन व्हाट इज प्रॉफिट फंक्शन। तो प्रॉफिट फंक्शन हमने बना दिया है। सेकंड में क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ अपार्टमेंट विच आर नॉट रेंटेड सो मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम मिनिमम अब आ गया है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। हम इसको एफ ही ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एफ ही ले लेते हैं तो हमारा अंडरस्टैंडिंग डिफ्रेंशिएशन का क्लियर रहेगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब मैथ का काम चालू हुआ, कैलकुलस का। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा के डिफ्रेंशिएट कर दें 250, तो यहां से 50 का 0 माइनस 38 माइनस एक्स। ठीक है, -1 आएगा, उस माइनस को हमने अंदर इंटू कर दिया, और प्लस 50 माइनस एक्स। ओके, तो ये जो बचेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 250 और 38, 50 माइनस 38 12 बचेगा बेटे, माइनस 2x इक्वल टू 0। तो अभी 250 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 करते हैं मैक्सिमम मिनिमा के लिए। तो 250 को डिवाइड कर दो, राइट में 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 अपार्टमेंट उसके रेंट पे ना हो तब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो 10,000 प्लस 250 इंटू 6, 250 इंटू 6, सो 10,000 प्लस 50 से 150 और 10, सो 11,500 में अगर वो रेंट पे देती है और तब उसके 6 अपार्टमेंट रेंट पे नहीं जाते हैं, तब भी उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। 10,000 में 50 उठा दे, या फिर 11,000 में 10,000 के रेट पर वो पूरे 50 उठा दे रेंट पे, और 11,500 के रेट पर 44 ही रेंट पे डाले, तो कैलकुलेशन करके देख लो कौन ज्यादा आता है, यही आएगा। ठीक है, नीचे वाला आएगा। तो उसके कितने अपार्टमेंट रेंट पे नहीं जाएंगे मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए,
6 अपार्टमेंट। समझ में आया बेटे? हेलो? यस सर, आ गया। कोई डाउट हो तो बोलो बेटा। नहीं है सर। ओके, तो इसका थर्ड का आर देख लो क्या कह रहा है। थर्ड के आर में क्या पूछा है? क्वेश्चन रीड कर दो क्योंकि वो बार बार ऊपर जाना पड़ता है। हम आंसर देखने के लिए नीचे आ गए। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? थर्ड पार्ट में क्या है? वेरीफाई दैट प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट क्रिटिकल वैल्यू। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने को कह रहा है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आया हमारा बेटा? 250 इंटू 12 माइनस 2x। ठीक है, तो वेरीफाई करने को कह रहा है। तो वी नो दैट व्हेन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव देन इट इज मैक्सिमम। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। 250 तो इंटू में रहेगा, ऐसे लिख लो 250 इंटू -2, क्योंकि 12 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा -5000, हाँ -500, विच इज, हमको वैल्यू से नहीं मतलब है, हमें साइन से मतलब है। लेस देन नेगेटिव, देयरफॉर मैक्सिमम इज कंफर्म। मैक्सिमम इज कंफर्म, मतलब जो वैल्यू आई है क्रिटिकल, उस पर मैक्सिमा क्या हो गया? कंफर्म हो गया। समझ में आया बेटे? यस सर। अभी भी कोई दिक्कत हो तो बोलो किसी भी पार्ट में। नहीं सर, नहीं है। क्लियर हो गए डाउट बेटे? तो यस। केस स्टडी चल रहा है, तो सेकंड पेपर का ही केस स्टडी कर लेते हैं। तो 6 केस स्टडी हो जाएंगी हमारी, तो एक अच्छा पकड़ हो जाएगा। फिर लॉन्ग आंसर पे आ जाते हैं, टाइम बचता है तो। ठीक है, यस। हम सेकंड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। 2 पेपर भेजे थे तो उसमें से सेकंड वन करवा रहे हैं। डेट शीट आ गई एग्जाम के बोर्ड की? यस सर। मैथ का पेपर कब है बेटे? बताती हूँ सर, एक सेकेंड। एट्थ मार्च सर। 8 मार्च, तो फिर तो जल्दी पड़ जा रहा है बेटे। हाँ सर, शुरू होली के पहले होली के पहले पड़ रहा है, होली के बाद? समय को होली पता तो 8 के नहीं। बाद ही रहेगी। अच्छा चलो, हमें भी डेट क्लियर नहीं है होली का, कोई नहीं। चलो, अब की फिलहाल जल्दी आ रहा है, हर बार होली से 15 के पहले। बाद। होली से पहले ही हो जा होली रहा, से तो मैथ का फायदा आपके। चलो कोई नहीं, एडवांस में प्रिपेयर करते रहो, अर्ली है आपके पास, काउंट डाउन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, यस सर। चलिए हम नेक्स्ट कर देते हैं। केस स्टडी रीड करते हैं, उसको देखेंगे। पहली केस स्टडी शायद प्रोबेबिलिटी से फिर से है। तो देयर आर 2 एयरक्राफ्ट गन named A and B. The probability that
the shell fired from them hits an airplane or, तो प्लेन को एयरप्लेन को हिट करने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? ये हो गई हमारी ए की हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है एरोप्लेन की? 0.3, ओके। और बी का हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.2, ओके। बोथ of them fired one shell at an aeroplane at same time, ओके। ये तो इंफॉर्मेशन था, ठीक है। दोनों जो हमारे क्या है एंटी एयरक्राफ्ट गन है वो एक साथ एयरप्लेन पे फाइल करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर हमको देने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेल फायर्ड फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट प्लेन? ये तो वही है ना, एग्जैक्टली वन। 9 का निकाल के 1 से माइनस कर दो। सर एग्जैक्टली वन तो सीधा 1 का ही निकाल देंगे ना? नहीं बेटे, फिर दोनों का निकालना पड़ेगा। एग्जैक्टली 1 का मतलब कि ए हिट करे बी ना हिट करे, और प्लस बी हिट ए ना हिट करे बी हिट करे, या तो आप ऐसे कर लो और या फिर 9 का निकाल के 1 माइनस कर दो, ना तो ए हिट किया ना तो बी हिट किया, और दोनों से आंसर वेरीफाई कर लो बेटे। तो इसमें नाट का कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ए हिट ना करने का क्या हो जाएगा? 0.7। प्रोबेबिलिटी बी ना हिट करने का कितना हो जाएगा? 0.8। और इस बात का ध्यान देना, दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, दोनों एंटी एयरक्राफ्ट जो है इंडिपेंडेंटली हिट करेंगी, ठीक है। एक दूसरे का कोई रिलेशन नहीं है, एक दूसरे का हिट करने से कोई अफेक्ट नहीं है। तो पहला कितना आ जाएगा? 0.3 इंटू 0.8 एंड प्लस 0.7 इंटू 0.2। तो यहां से देख पा रहे हैं हम, ये कितना आ जाएगा? 0.24 प्लस 0.14, ऑलराइट। तो कितना आ जाएगा? 0.38। अब यहां से देख लो, दोनों से सेम आंसर आ जाना चाहिए। 0.7 इंटू 0.8, तो ये कितना आ गया? 0.56, और 1 माइनस कर दो तो मिल जाएगा एग्जैक्टली 1 पूछा है। हाँ एग्जैक्टली 1, चलो करके देखते हैं। 0.56 ये कितना आ जाएगा? नहीं एग्जैक्टली 1 में ये नहीं हो रहा है, यही वाला सही है। एग्जैक्टली 1 में फिर दोनों का भी निकाला जाता, एटलीस्ट 1 में, वो एटलीस्ट 1 का हो जाएगा, ठीक है। उसमें फिर हम ये वाला ऐड भी करते 0.06, और 0.06 ऐड कर दोगे 38 में, तब आ जाएगा सही आंसर इसके एग्जैक्ट एटलीस्ट 1 में। तो 0.8 की 8 6 14 44 0.44, और इसकी वैल्यू 0.44 आ रही, ठीक है। कि ये एटलीस्ट के लिए है, एग्जैक्टली के लिए नहीं है। एग्जैक्टली के लिए आपको यही करना है, ठीक है। समझ में आया? ये जो हमने किया ये एटलीस्ट के लिए था। एग्जैक्टली के लिए ए हिट करे बी ना हिट करे, बी हिट करे ए ना हिट करे, ठीक है। यस सर। तो हम एटलीस्ट वाले को इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। गॉट इट? सेकंड में क्या पूछा है? इसके सेकंड पार्ट में पूछा गया है, इट इज इफ इट इज नोन दैट द सेल फायर्ड from exactly 1 of them hit, okay, then what is the probability that it was B? Okay, all right.
तो एग्जैक्टली 1 की प्रोबेबिलिटी तो हम अभी निकाल रहे थे थोड़ी देर पहले। क्या करेंगे, 9 का निकाल के 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हिटिंग का क्या हो गया, ए बार बी बार कितना आ गया, तो ये है ए बार बी बार, ए बार बी बार कितना आ जाएगा, ये 0.8 एंड 7, 8 एंड 0.7, उल्टा लिख गया है, ए का 7 है, बी का 8 है, ठीक है। प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जैक्टली 1 का, एग्जैक्टली 1 का, एटलीस्ट 1 का, एटलीस्ट 1 बोला है ना, नहीं 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 नहीं, एटलीस्ट 1 तो बोला ही नहीं। If it is known that the cell fired from exactly 1, ओके, exactly 1 का तो निकाल चुके हैं हम ना, exactly 1 का कितना आया है, ये 0.38 आया था, ठीक है। इसको मोमेंट के लिए हटा दो यहां से, इसका यूज नहीं है। तो ये बी से कितना फायर किया गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको यहाँ पे। तो ये तो सीधा से निकलेगा बेटा कि यही आ जाएगा, ए हिट ना करे बी हिट कर जाए, तो वही आंसर हो जाएगा इसका। चेक करो एक बार देख के, 0.7 इंटू 2, यही हो जाना चाहिए ए ओवर बी का। एग्जैक्टली 1 में बी हिट करे ए ना हिट करे। कैन यू चेक द आंसर? यस सर, करिए बस। हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं। इसका लेना पड़ा है कंडीशन, तो बे बना के किया है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला एग्जैक्टली के लिए 3-4 कैसे निकाला है, एटलीस्ट क्या क्या कंडीशन दिया, 0.38, ये इतने सारे सम कैसे कर ले रहा, 1 2 3, यहाँ पे 2 ही कर रहा है, वहां पे 3 कर रहा है, 1, कितनी सारी कंडीशन निकाल रहा है, पता नहीं क्या किया है। आंसर सेम आ रहा है, 0.14 है। अच्छा, इसने सबके लिए अलग अलग लिया है ना हिट करने का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 ऑफ देम हिट, और इसमें कंडीशन दिया है, तो ये बी के हिट करने की है। तो अब ये हमको पहले से ऑलरेडी पता है कि एग्जैक्टली 1 हिट कर रहा है, तो बी के हिट करने की, बी हिट कर रहा है मतलब ए नहीं हिट कर रहा, ओके, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली, ये अपॉन में नहीं लिखना है, ओवर में लिखना है। ओवर एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 हिट। तो इस सिचुएशन में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अब दोनों में क्या आ रहा है टोटल, देखिए ये बी हिट कर रहा है, ए नहीं हिट कर रहा, और इसके साथ एग्जैक्टली 1 का कितना है 38, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे 7 और 19। नहीं समझ में आया, फिर से एक्सप्लेन करें बेटे? यस सर, एक बार कर दो। अच्छा चलो फिर से हम करते हैं, ठीक है।
देखो बिगिनिंग से देखो इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए इज 0.2। ये पता नहीं क्यों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा रहा है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग बी इक्वल टू 0.3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग ए उसमें कैसे दिया आई डोंट नो, बट ये इंडिपेंडेंट इवेंट है 0.8। ये उल्टा लिख रहा हूं क्या मैं? हाँ उल्टा लिख रहा हूँ, ए का 3 है, बी का 2 है। ए का 3 है, बी का 2 है, तो 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग ए, नॉट हिटिंग बी, यहां तक क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हिटिंग और नॉट हिटिंग। अच्छा हम इवेंट इवन मान लेते हैं, इवेंट ही ले लेते हैं एग्जैक्टली 1 का। किसका ले लेते हैं? एग्जैक्टली 1 of them hitting, 1 of them hitting, ओके। तो एग्जैक्टली 1 ऑफ देम के लिए क्या होगा, ये तो क्लियर होना चाहिए कि ए हिट करेगा, बी नहीं हिट करेगा, और प्लस बी हिट करेगा, ए नहीं हिट करेगा, ये क्लियर है। एग्जैक्टली 1 में यही होना चाहिए ना बेटे? यस सर। और बिकॉज दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, क्योंकि दोनों जो एंटी एयरक्राफ्ट हैं वो एक दूसरे से कुछ रिलेशन ही नहीं होगा, उनका कोई इफेक्ट ही नहीं करेगा, तो इंडिपेंडेंट है, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं 0.3 इंटू 0.8 एंड प्लस 0.8 इंटू बी का 0.2 इंटू 0.7, ओके। तो ये आ गया एग्जैक्टली 1 का 0.24 प्लस 0.14 मीन्स 0.38, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि हमको ये पता है इट इज गिवन दैट एग्जैक्टली 1 ऑफ देम हिटिंग, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन वाला नीचे रहेगा, और किसका निकालना है? हिट बाई बी, हिट बाई बी। तो एग्जैक्टली 1 में बी हिट कर रहा तो ए नहीं हिट करेगा ना, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ई, बी इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, ओके। Yes. तो बी इंटरसेक्शन ई में कौन सा आएगा? यही वाला आएगा, ये जो हम रेड से सर्कल करने जा रहे हैं, मतलब कि ए हिट कर रहा है, बी नहीं हिट कर रहा है, यही वाला आएगा, ठीक है। मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ई में क्या आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग बी नॉट हिटिंग ए, ठीक है। ये कितना हो गया? 0.2 इंटू 0.7। नाउ अंडरस्टूड? अपॉन 0.38 और इसको रिड्यूस कर देंगे तो 7/19। गॉट इट? यस सर। थर्ड पार्ट रीड करो जरा तो हम सुने, तो उसको सॉल्व करें। क्या सर? इसका थर्ड पार्ट रीड करो। करिए सर, एक सेकेंड। What is the probability that the shell was fired from A? What is the probability That the shell was fired from A? cell was fired from A?
ओके, एक सेकंड। उसके बाद ये पहले भी तो ये स्लो बना था, तो स्लो का कर पार्ट में था कि ये डिस्टेंस है लगा समझ। हां ये ठीक है मेरे साथ और ठीक है। थर्ड में व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट सेल वाज फायर्ड बाय ए। पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये क्यों कर रहा है? इंडिपेंडेंट इवेंट में बे कैसे लगेगी? बे थ्योरम वही आएगा कि ए फायर करे, बी ना फायर करे, और बी फायर करे, दोनों फायर करे। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है। एक सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हाँ ठीक है, हिट बाई ए पूछा है ना, तो ये क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट बाई ए। तो क्या सिचुएशन है? प्रोबेबिलिटी ए तो खुद हिट करे, ठीक, और बी ना हिट करे, ठीक, और प्लस, और या फिर दोनों हिट कर जाए। तो दोनों सिचुएशन में ए हिट कर रहा है ना, ठीक है। यस सर। तो इसका निकाल देते हैं हम। ये 0 पॉइंट कितना आएगा? 3 इंटू 0.8 एंड प्लस इसका कितना आ जाएगा? 0.2 इंटू 0.3। 2 उसका है, बी का है, 3 ए का है, तो 0.24 और प्लस 0.06, तो कितना आ जाएगा? 0.3 दिया है आंसर। देखो हमें कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, आना तो ऐसे ही चाहिए, उसमें पता नहीं कैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा रहा है हमें, जबकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट क्लियर है साफ साफ। सर इसमें तो 12/19 है बेस थ्योरम के हिसाब से। बेस थ्योरम के हिसाब से 12/19। एक मिनट हमको चेक करने दो यार। पता नहीं कैसे बे कंडीशन लगा रहा है, उसकी बेबी हमको नहीं समझ में आ रही, 4 इवेंट ले रहा है। ट्वेल्व बाई 19 आ रहा है, 0.24 बाई 0.38 कर ले रहा है। हाँ तो ये बेल लगा रहा है, हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी हिट बाई ए, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फिर से वही, जो जबकि इसमें गिवन भी नहीं है। इसमें तो ये गिवन भी नहीं है कि एग्जैक्टली 1, इस पार्ट में तो नहीं किया है ना कि एग्जैक्टली 1। नहीं सर, हिट बाई ए का मतलब क्या हुआ? हिट बाई ए का मतलब क्या हुआ? हिट बाई ए का मतलब ये होना चाहिए कि हमारा ए हिट करे, ओनली हिट बाई ए कहे, अब तो समझ में आता है। एग्जैक्टली तो दिया नहीं है, तो इसने तो कुछ नहीं दिया, प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी कर दिया है, ए ओवर नॉट बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये कर दिया है, ठीक है। तो इसमें कितना आ गया? 8 2 जा कितना आ जाएगा? ये 7 3 8 जा 24। ये प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी कितना आएगा? ए हिट करे, बी ना हिट करे। तो एग्जैक्टली 1 तो इसमें दिया नहीं, पता नहीं क्यों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वहां पे लगा रहा है। ये 0.3 इंटू 0.8 आ जाएगा, और जिसकी वैल्यू 0.24 आ जाएगी। अब वो वही कर दिया है 0.24, और उसका वो जो 4 मेंबर लिख रहा है 4 एलिमेंट उसमें, तो वो भी हमको नहीं समझ में आ रहा। हम एक बार देख के क्लियर करेंगे कल, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 12/119, ठीक है। बट इसमें एग्जैक्टली नहीं दिया है, तो हमारे हिसाब से तो एग्जैक्टली नहीं दिया है, तो हिट बाई ए, हिट बाई ए में ए अकेला हिट कर सकता है, तो उस सिचुएशन में बी ना हिट करे, ठीक है, और या फिर दोनों हिट कर जाएं।
तो हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए प्रोबेबिलिटी बी नॉट हिट एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ए हिट बी हिट। तो इसमें दोनों सिचुएशन में ए के हिट करने की बात आ रही है, ठीक है। चलो देखेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ये थर्ड ही था सर, और पार्ट भी है इसका। इसका आर में क्या है उसको भी देख लेते हैं। ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट पे बे थ्योरम इतना लेंदी जाता नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट पे और पार्ट कह रहा है कि हाउ मेनी हाइपोथेसिस आर पॉसिबल बिफोर द ट्रायल विद गन्स ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली, राइट द कंडीशंस ऑफ दीज हाइपोथेसिस। यूज नंबर 5 है सर ये। नेक्स्ट बच्चे के लिए ठीक है। तो समझ में आ, हाउ मेनी हाइपोथेसिस आर पॉसिबल बिफोर द ट्रायल। और पॉसिबल हाइपोथेसिस तो यही तीन हो सकती है ना, विद द गन्स ऑपरेशन इंडिपेंडेंटली, तो इंडिपेंडेंटली तो है ही ये। राइट द कंडीशन फॉर द हाइपोथेसिस। तो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ दिया है, तो इसमें क्या हो सकता है, ए हिट करे बी ना हिट करे, तीन ही कंडीशन हो सकती है। बी हिट करे ए ना हिट करे, और या फिर तीनों हिट कर जाए, दोनों हिट कर जाए, और या फिर दोनों ही ना हिट करें। चार केसेस हो सकते हैं इसके, हमें लग रहा है वही चार लिख रहा है। फोर हाइपोथेसिस, हाँ ये करेक्ट है, ठीक है। फोर हाइपोथेसिस फ्रॉम द partition of sample space, it can be seen that the sum of probabilities is 1. The hypothesis E1, E2 are actually eliminated. कुछ तो कर रहा है, E over E2 E over E1। ये E over E2 E over E1 में जीरो क्यों कर रहा मालूम है, ये फर्जी कर रहा है, इसमें पता नहीं कैसे कर रहा। ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसमें E over E1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो जीरो होनी ही है, क्योंकि जब भी हम करेंगे A इंटरसेक्शन B तो जीरो आएगा ना, दोनों का एक साथ करने का प्रोबेबिलिटी तो वो हमेशा जीरो ही आएगा ना। तो जब भी हम A over B लगाएंगे तो B over A ये भी जीरो हो जाएगा, बी ओवर ए करेंगे वो भी जीरो हो जाएगा, वो भी जीरो आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन जीरो है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। वो सॉल्यूशन पता नहीं कैसे दिए हैं, ठीक है। इसके आज क्वेश्चन में क्या था, कर देना फिर। हाँ इसमें सॉल्यूशन पता नहीं कैसे दिया है, उसमें हर जगह बे लगाया है, जबकि नॉर्मल तरीके से हो रहा है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। और ये जो आंसर सेकंड का है, तो बेटे ये हमें ये सेकंड का जो हमने किया था 0.3 जिसमें लाया था, उसमें भी हिट बाई ए ओनली। तो हाँ कर लो, शॉपिंग कर लो। तो हिट बाई ए जो है उसमें भी हमको ये डाउट सा लग रहा है, ठीक है। ये हमारा 0 पॉइंट जो हमने निकाला था पहले 3, वो हमको करेक्ट लग रहा था। तो इसमें ये 12.9 जो किया है, ये भी क्योंकि इसमें कंडीशन तो दिया नहीं है कि एग्जैक्टली 1 पे निकालो, ठीक है। Yes, sir. और इसके थर्ड के आर में हाइपोथेसिस ही पूछा है ना,
हाउ मेनी हाइपोथेसिस आर पॉसिबल। तो सेकंड के आर में क्या कर रहा है, ये आंसर कैसे कैसे लिख रहा है। इसके आंसर को छोड़ो, हाइपोथेसिस यही पॉसिबल है बेटा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो वो इंडिपेंडेंट है, पहला तो इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, ठीक है। वो उसमें जो E1 ओवर E2 कुछ लिखा है इक्वल टू 0, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाया है, तो ये तो 0 होना ही है क्योंकि इंटरसेक्शन तो उनका नल आ रहा। तो ये सब लिखने से बेटर है हम 4 हाइपोथेसिस क्या लिखेंगे कि दोनों इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है, पहली बात, और बिकॉज इनका जो फायर करेंगे एक दूसरे के कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। सो बोथ इवेंट आर इंडिपेंडेंट। और बाकी का हाइपोथेसिस जो 3 होंगी, ए हिट कर सकता है, बी ना हिट करे, बी हिट कर सकता है, ए ना हिट करे, और ए बी दोनों हिट करे, ठीक है, या फिर दोनों ना हिट करे। और जबकि ये सारे के सारे इवेंट क्या होंगे, हमारे इंडिपेंडेंट होंगे। क्लियर है? यस सर। और इसमें नीचे E1 E2 वही लिख रहा है, P0 Q0 P3 Q0, वही है कि दोनों हिट कर रहे हैं, दोनों ना हिट कर सके, वही चीजें हैं। वो ऐसे लिख रहा है P Q0 PQ ले लिया है, फिर Q P0, बात वही है, ठीक है। E1 E2, ठीक है, ये सब ऐसे ही लिख रहा है, तो वही है कुल मिलाकर के वो चीजें, ठीक, उसके हाइपोथेसिस में। यस सर। और ये जो अभी भी लिखा है इसमें बे थ्योरम लगा करके, और पिछला वाला भी बे थ्योरम से लगा, तो पिछले वाले के तो हमको समझ में आ रहा, कंडीशन उसमें दिया था एग्जैक्टली 1 का, ठीक है। लेकिन थर्ड वाले ऑप्शन में, सेकंड वाले में तो एग्जैक्टली 1 पूछा था, तो गिवन दैट में, और थर्ड वाले में एग्जैक्टली 1 तो दिया ही नहीं है ना, तो उसको कैसे ले लेंगे हम। उसको तो हम इतना ले सकते हैं कि ए हिट कर जाए, बी ना हिट करे, और बी हिट करे, ए ना हिट करे, उसमें तो ए का हिट करने का कुछ है ही नहीं है, तो वो कहानी खत्म हो गई उसकी। और ए भी दोनों हिट कर जाए, तो ए से हिट करने की प्रोबेबिलिटी अभी भी हम वहीं पे है, प्रोबेबिलिटी हिटिंग बाई ए इज 0.3 इंटू 0.8। ए हिट कर रहा, बी नहीं हिट कर रहा, और दोनों हिट कर रहे हैं, ठीक, ओके। ये 3 ए का है, 2 बी का है, ठीक। तो ये अभी भी हम इसके 0.3 पर ही स्ट्रिक्ट है, बाकी का उसने कैसे किया है, आई एम नॉट बिलीविंग दैट, ठीक है। तो ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी कोई कंडीशन नहीं है ओवरऑल, तो क्या होनी चाहिए, 0.3 हो जानी चाहिए, ठीक है, ए से हिट होने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है। एनीवे, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। केस स्टडी में तो टाइम लग जाएगा बेटा, 5 मिनट बचे हैं। एमसीक्यू देख लें 2-3 6 मिनट में। चलो इसी पेपर का देख लेते हैं एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू का आंसर बताओ बेटे। हाँ, तो A इक्वल्स टू हाउ मच गिवन, ये पहले का क्या आएगा बेटा, आप बता पाएंगे कुछ, कितना गिवन है इसका। 3x3 का मैट्रिक्स है AIJ, AIJ 3x3 मैट्रिक्स है, ओके। और AIJ की डिफिनीशन क्या दी है, 3 तरीके से दी है, 2i प्लस 3j इफ i इज लेस देन j, ठीक है, और 5 आएगा इफ i इक्वल्स टू j, ठीक। और नेक्स्ट है 3i माइनस 2j इफ i इज ग्रेटर देन j। तो हमसे कौन सा मेंबर पूछा है, फाइंड द एलिमेंट इन A which are more than 5. So when I is greater than j basically.
ओके, ऑल राइट, क्लियर है। इसका सेकंड वाला क्या है बेटे? सेकंड MCQ क्या है इसका, देख लो। A इक्वल टू हाउ मच? नहीं हुआ है। 2 - 1 3 A इनवर्स पूछा है, तो पहले इसका डेट निकाल लो। और ये 2 क्रॉस 2 का याद है आपको, एडजॉइंट ए निकालने का शॉर्टकट होता है बेटा, A हाँ, B C D। तो इसका तो एडजॉइंट के बाद क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट को रिवर्ट कर दो और नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर दो, ठीक है। सो और मेरे को फर्स्ट वाला समझ नहीं आया। कौन सा? फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले में क्या कह रहा है, द एलिमेंट इन A which are more than 5 is 4। क्वेश्चन है क्या कह रहा है, इसका मीनिंग क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A which are more than 5। एक काम करो, 3 क्रॉस 3 भर लो ना बेटा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कितना आएगा। तो 1 1 में इक्वल है तो 5 आएगा, डायगोनल 5 5 हो जाएगा, ठीक है। और I लेस देन J, तो I लेस देन J ऊपर होगा डायगोनल के, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 5, ठीक। और दूसरा क्या है, 1 2 1 3, तो 2 और 9 11, ठीक है। और इसमें कितना आएगा 2 3, तो 2 2 जा 4 3 3 जा 9 13, ओके। और इसमें देख लो नीचे लेस देन होगा, I ग्रेटर देन J नीचे होगा डायगोनल के, तो 1 and 2, तो 3 1 जा 3 और -4 -1 आ जाएगा यहाँ। और ये 3 3 जा 9, नहीं सॉरी ये उल्टा हो गया, 3 2 जा 6 -2, तो 3 2 जा 6 -2 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा नेक्स्ट, 3 3 जा 9 और 9 -2, 9 -2 7 हो गया। और नेक्स्ट क्या है 3 2, तो 3 3 जा 9 और -4, तो ये 5। तो इसमें है, तो इसमें तो आंसर है, लिख दिया है ये बगल में आंसर लिख दिया इसमें क्वेश्चन में। आप नहीं समझ पा रहे हैं, इज के बाद उसको सेमीकोलन केवल लगाना था सच दैट, तो उसने आंसर ही डायरेक्ट लिख दिया है। इसमें 5 से लेस देन कौन सा नंबर है, केवल एक ही तो है, देख पा रहे हैं आप, बाकी क्या है, हाँ बाकी के सारे 5 से बड़े ही हैं, ठीक। तो थोड़ा सा इसमें टाइपिंग का एरर हो जाता है, ठीक है। तो ये पेपरों में, तो इसके लिए थोड़ा सा गाइडलाइन तो चाहिए होता है, और कभी कभी मीनिंग भी एक्सट्रैक्ट करना रहता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर एंड करते हैं बेटे, ठीक है। और आपके लिए हम चलिए, ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटे। थैंक यू सर। वेलकम बेटे।